हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ सुधा में। और आज मैं आप सबके सामने चैप्टर 10 लेकर के आई हूँ। इस चैप्टर के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक ये चैप्टर किस पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है, इस चैप्टर में हम गति एवं दूरियों के मापन के बारे में जानेंगे। यानी कि किसी भी वस्तु की लंबाई को हम किस प्रकार मापते हैं और प्राचीन समय में किस प्रकार मापा जाता था। कोई भी वस्तु किस प्रकार गति करती है, उस गति को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको अच्छे से डिफाइन की जाएगी। तो आज मैं आपको इस चैप्टर में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के मिलते रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यातायात की कहानी। देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट भी लिया गया है कि प्राचीन समय में जो लोग यातायात कैसे करते थे, ट्रैवलिंग कैसे करते थे। देखिए, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात की कोई साधन नहीं हुआ करते थे। प्राचीन समय में क्या था कि लोग के पास यातायात का कोई साधन नहीं था। मोस्टली लोग क्या होता था कि जो जो ट्रैवलिंग करते थे वो पैदल ही करते थे, या जो जानवर होते थे, जो पशु होते थे, उनके सहारे, जैसे घोड़ा हो गया, बैल हो गया, इनके सहारे वो यातायात करते थे। ठीक है, वे पैदल चलते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आरंभ में क्या हुआ कि लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, उससे नाव बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। देखिए, प्राचीन काल में स्थल मार्ग से जाने के लिए लोग पैदल या फिर पशु का उपयोग करते थे, और फिर उसके बाद जल मार्ग से जाने के लिए लोगों ने क्या किया कि नाव का उपयोग करना शुरू कर दिया। नाव का उपयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो लकड़ी के लट्ठे होते थे, जिनमें खोखला भाग होता था, उसमें एक मतलब लट्ठों को इस प्रकार फंसा करके नाव बनाई जाती थी। इसलिए वो खोखली गुहिका वाले लट्ठों का उपयोग करते थे, जिसमें वो लट्ठों को आसानी से फंसा सके और नाव का निर्माण कर सके। फिर धीरे धीरे लोगों में डेवलपमेंट हुआ और लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि लोगों ने नाव से गति करने के लिए नाव बनाकर उससे गति करना, उससे सामान ले जाने में और जो है यातायात करने में, मतलब यात्रा करने में, सामान ले जाने में उसका उपयोग करने लगे। फिर क्या हुआ कि जीवों की आकृति के सदृश थी, मतलब फिर जो नाव बनाते थे बाद में, वो जो जल में जो जीव होते थे उनकी आकृति के सदृश थी। ठीक है, इस प्रकार की नाव बनती थी। आगे देखते हैं। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए। फिर क्या हुआ, उसके बाद धीरे से पहिए का आविष्कार हो गया, और पहिए के आविष्कार से यातायात का जो सिस्टम था, जो ट्रैवलिंग सिस्टम था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ गया। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिज़ाइन में सुधार किए गए। पिछले हजारों वर्षों में क्या हुआ है कि पहिए के जो डिज़ाइन है उसमें सुधार किया गया। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जो पहिए होते थे उस उसको जो है, जैसे आपने सुना होगा बैलगाड़ी का यूज़ किया जाता था ना, तो ये सारी चीज़ें पहिए के आविष्कार के बाद संभव हो सकी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने के लिए पशुओं, नाव, जहाजों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ, और वाष्प इंजन से चलने वाली सवारी गाड़ियों, मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का भी आविष्कार हुआ। मतलब पहले क्या हुआ कि पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए के आविष्कार के बाद बैलगाड़ियां के द्वारा लोगों ने यातायात करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वाष्प इंजन से चालित गाड़ियों का आविष्कार हुआ। ठीक है, वाष्प इंजन से चलने वाली जो गाड़ियां थी, उनके आविष्कार के बाद क्या हुआ कि जो सामान है उसको मालगाड़ियों के जरिए ले जाया जाने लगा। ठीक है, और मालगाड़ी के जाने के लिए क्या चाहिए, रेल की पटरी। रेल की पटरी के बिना मालगाड़ियां रेल पे पटरी पे कैसे चलेंगी। ठीक है, तो रेल की पटरी का आविष्कार हुआ। ठीक है,
इसके पश्चात मोटर कार, इसके पश्चात क्या हुआ, देखिए मोटर कार, ट्रक, बस जैसे स्वचालित वाहन आए। ठीक है, मोटर कार का निर्माण हुआ, ट्रक का निर्माण हुआ, बस का निर्माण हुआ, ये स्वचालित मतलब खुद से जो से हम चला सकें ऐसे वाहनों का आविष्कार हुआ। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव, जहाज का उपयोग होने लगा। पहले क्या होता था कि आपने देखा है कि जो नाव चलती थी उसको जो नाव खेने वाले जो केवट होते थे, जिन्हें हम केवट कहते हैं या नाविक कहते हैं, तो वो हाथ से एक बड़ा सा डंडा लेकर के दिशा के विपरीत नाव को चलाया करते थे। आज भी उसका यूज होता है, मगर आज साथ साथ मोटर से चलने वाली नाव आ गई है, जिससे अब नाव की जो रफ्तार है, जहाजों की रफ्तार अब वो बढ़ गई है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिसने बाद में सुधार किए गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वायुयान यानी कि एरोप्लेन जिसे कहते हैं उसका आविष्कार हुआ और बाद में उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए। इन्हें यात्री और सामान ले जाने योग्य बनाया गया। ठीक है, विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी वाली रेल जिसे कहते हैं, सुपरसोनिक यानी कि पराध्वनिक वायुयान और अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। ये सब आपको डेवलपमेंट बताया जा रहा है जो प्राचीन समय में अभी से अभी तक यानी कि 20वीं शताब्दी तक हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि जैसे देखिए ये डेस्क आप देख रहे हैं, इस डेस्क को अगर आपको नापना है तो आप कैसे नापेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस डेस्क को नापने के लिए यहाँ पर किस प्रकार बताया गया है। देखिए, आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल की तक की जो दूरी है वो पैदल चलकर गए थे अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब टोटली ये है कि आपको जो डिस्टेंस अगर तय करनी है कि अगर आपको कहीं जाना है तो वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, कितना दूर है, कितना पास है, अगर आपको ये चीज बतानी है तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना बताया जा रहा है। तो देखिए, कोई स्थान कितना दूर है प्राय ये जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा अंतरिक्षयान से। ठीक है, अब हम इस चीज को कैसे नापेंगे कि कोई भी चीज की लंबाई कितनी है। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया कि ये देखिए ये जो डेस्क है इसको नापने के लिए आपने क्या किया कि डेस्क की लंबाई के मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया। देखिए, इन्होंने यहाँ फिगर में डेस्क के ठीक मध्य में ये एक चिन्ह बनाया। देखिए, ये डेस्क के ठीक मध्य में ये चिन्ह बनाया है। ये गुल्ली है, ये डंडा है, ये भी गुल्ली है, ये भी डंडा है। इसको रख करके इन्होंने क्या किया है, इस डेस्क की लंबाई को नापा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया नापने का। इसके बाद देखिए, ये जो दूसरा तरीका है नापने का, इन्होंने क्या किया है कि अब थोड़ा बड़ी लंबाई का डंडा लिया है और बड़ी लंबाई का डंडा लेने से क्या हुआ, इनको एक गुल्ली हटानी पड़ी। दो डंडे और एक गुल्ली से उसी डेस्क को इन्होंने नापा। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि लंबाई तो उतनी ही थी, लेकिन ये आपके मापन पर डिपेंड करता है। मापन पर जो आप मापने के लिए जिस इकाई का यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो छोटी है या बड़ी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया नापने का। ठीक है, अब देखते हैं। जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग 2 डंडों और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। अब देखिए, अब कैसे नापेंगे। हमने डंडे और गिल्ली का यूज कर लिया। अब हम छोटी डोरी लेकर इस पर 2 चिन्ह लगाएंगे। यह डोरी की एक लंबाई होगी। ठीक है, छोटी डोरी ली, उस पर हमने 2 चिन्ह लगा दिए। अब उस 2 चिन्ह जो लगाए हैं उस डोरी पर, वो डोरी की एक लंबाई है। अब उसके द्वारा हम उसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों को माप लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये माप के आपको दिखा रहा है। जैसे इसने ये मान लिया कि ये एक लंबाई, तो उसको पहले आराम से इसको जो है कुछ भागों में बांटकर मेज की चौड़ाई और लंबाई को मापेगा। ठीक है, देखिए, ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हम लंबाई अथवा चौड़ाई दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई जानने के लिए मापता है वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई और चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई अथवा चौड़ाई तथा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है।
ठीक है, तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यह हर व्यक्ति के अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकता मापन की बताई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि कमरा कितना लंबा है, डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। इन सभी प्रश्नों से यह एक बात समान है कि ये सभी दो स्थानों के बीच से संबंधित दूरियां हैं। दो स्थान जैसे मेज के दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं और जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। उनके बीच के जो डिस्टेंस को मापना ही दूरी का मापन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब एक नापने की, देखिए ये विधि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रही हूँ। बाकी क्रियाकलाप में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए डेस्क की चौड़ाई को मापने के लिए प्राचीन काल में जो यूज किया जाता था, ये आपके हाथों का इस्तेमाल भी किया जाता था। ये आप ऐसे जैसे ये नाप रहे हैं इस तरह से भी हम हाथों से नाप कर ये पता लगा सकते हैं कि हमारे हाथों की जो हमारे हाथों से की जो ये जो चौड़ाई है, इस हिसाब से हम इसको 2 बार ऐसे करके नाप लेंगे। जहाँ पर देखिए इनकी सबसे छोटी फिंगर है, यहाँ से फिर अंगूठा रख करके दूसरी लंबाई, बचे हुए भाग की लंबाई को नाप लेंगे। ठीक है, आगे देखिए हम देखते कि मापन करते किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। देखिए ये जो हिस्सा हमें नापना है इसका हमें पता नहीं है। ये देखिए ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो पार्ट है इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपने हाथ से पहले, तो ये तो अज्ञात राशि हो गई। और ये जो आपका हाथ है जिससे आप यहाँ से यहाँ तक नाप रहे हैं, ठीक है, तो ये ज्ञात राशि, ये आपको पता है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक नापा जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक नापा जाएगा। तो वही कह रहा है, इस ज्ञात राशि को मात्रक कहते हैं। जो राशि आपको ज्ञात, ये जो ज्ञात राशि यानी कि जो आपके हाथ हैं, इसे हम मात्रक कहेंगे। ठीक है, इसे मात्रक कहेंगे। अब देखिए यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर, यदि किसी कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर, मतलब आपके जो पैर हैं उसमें 12 पैरों को अगर जोड़ दिया जाए उनकी लंबाई के बराबर आपके कक्षा की लंबाई, तो 12 एक संख्या हो गई और पैर की लंबाई एक मात्रक हो गया, जिसे मापन के लिए, जिसे यूनिट कहते हैं। जैसे आपने कहा 12 मीटर, 13 मीटर, ये 13 संख्या हो गई और मीटर जो हो गया वो मात्रक हो गया, यूनिट हो गई, इकाई हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मापन के लिए मानक मात्रक, मापन के लिए जो मानक मात्रक है उसके बारे में देखते हैं। देखिए प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई अथवा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग किया जाता था। जैसे किसी चीज को मापने के लिए हमने पैर की लंबाई ले ली, अंगुली की लंबाई चौड़ाई ले ली और एक कदम की दूरी ले ली, ये सभी जो है मापन के मात्रक यानी कि यूनिट कहलाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा। हड़प्पा सभ्यता में लंबाई में बहुत कुछ सुधार हुआ था। ठीक है, कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, कोहनी से लेकर हमारे अंगुली के छोर तक की जो लंबाई होती है उसे हम हाथ कहते हैं और लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में इसे उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता दी गई। ठीक है, अब देखिए संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी थोड़ी भिन्न थी। लोग 1 गज कपड़ा पहली बांह के सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते थे और रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। मतलब 1 गज कपड़ा अगर नापना है तो अपनी बांह के सिरे से लेकर ठोड़ी तक, जो आपके चेहरे की जो ठोड़ी होती है वहां तक मापते थे। सबका देखिए हर जगह का मापन का जो तरीका होता था वो अलग अलग होता था। कोई फुट से नापता था, कोई हाथों के द्वारा, कोई पैरों के द्वारा। मतलब पहले क्या था कि इतना डेवलपमेंट नहीं था, इंची टेप, इंच, मीटर, इन सब चीज़ों का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था इकाइयों का, तो लोग अपने अपने तरीके से मापा करते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई की मात्रा के रूप में करते हुए देखते हैं। जो मतलब पुष्प वगैरह बेचते हैं, हार बेचते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी भुजाओं से हार की लंबाई को माप के वो ये अंदाज लगा लेते हैं कि हमें इतनी लंबाई के हार बनाकर बेचने हैं। ठीक है, वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं, यानी कि एसआई सिस्टम। देखिए एसआई सिस्टम, यहाँ मीटरी पद्धति को एसआई सिस्टम के रूप में भी जानेंगे। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने
मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया और आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी कि एसआई सिस्टम कहते हैं। ये एक तरह से मीटरी पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणालियाँ आपने सुना होगा, एसआई, एमकेएस, सीजीएस, ये कुछ पद्धतियाँ हैं जो हमारे मापन में यूज होती हैं, जिसमें एसआई मात्रक का उपयोग अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के रूप में किया जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, ठीक है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर, मतलब किसी भी चीज़ को मीटर के रूप में नापते हैं। और जब लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर की सुविधाजनक मात्रक नहीं है, जैसे कोई दूरी 1 या 2 मीटर की है, 10 मीटर की है, 100 मतलब 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मापा जा सकता है। लेकिन अगर कोई दूरी 1 किलोमीटर की है तो उसको मीटर में अगर हम नापेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, तो वो लिखने में भी सुविधाजनक नहीं रहता, इसलिए उसको किलोमीटर में माप लेते हैं, ठीक है। लंबाई की यथार्थ माप, आप देखिए, लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है। देखिए, हम मीटर पैमाने का यूज करते हैं, दर्जी के पास एक तरह का फीता होता है, ठीक है। ये देखिए नीचे दिखाया जा रहा है, मीटर पैमाना आपको नीचे दिखाया जा रहा, ठीक है। और कपड़े के व्यापारी एक तरह से छड़ का मीटर छड़, उनके पास एक लंबी की स्केल टाइप की होती है, आप देखते होंगे जब आप दर्जी के पास जाते हैं तो इनके पास एक तरह की स्केल टाइप होती है, मीटर छड़ होती है, जिससे वो यूज करते हैं, ठीक है। ये सारा तो तरीका हो गया किसी भी चीज को मापने का तरीका, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, ये आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, इसमें स्केल से किसी भी चीज को कैसे नापना है। देखिए, ये जो स्केल का सही तरीका ये है कि ये जो शून्य वाला बिंदु है, आप एक से पहले, ये जो आप एक से पहले, ये देखिए, ये एक आपका लिखा है, इसके पहले आप जो शून्य वाला पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से रख करके किसी भी चीज को सीधे रख के सरल रेखीय गति में रख के मापते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। और एक तरीका ये भी है, यहाँ से भी आप माप सकते हैं, ये देखिए, ये सही तरीका है बिल्कुल, ठीक है, और ये तरीका बिल्कुल सही है, ठीक। अब चलिए देखते हैं अगला, किसी वक्र रेखा की लंबाई आप कैसे नापेंगे। अगर कोई सरल रेखा में है, स्ट्रेट में है, तो उसको तो आप बड़े आसानी से माप लेंगे स्केल के द्वारा। लेकिन अगर वक्र की गति में कोई चीज़ है तो आप कैसे मापेंगे। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते, ठीक है। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, वक्र जो है आपका इस तरह का होगा। अब आप ये पूरा आपका देखिए इस तरह से, ये जो है आपका, ये है वक्र, ठीक है। अब इसको आप स्केल के थ्रू तो नहीं नाप सकते, तो आपने क्या किया, धागे में गांठ लगाई और धागे को यहाँ रखा, और फिर आपने धागे को ऐसे वक्र के रूप में दे करके आपने यहाँ तक में माप दिया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई, आपके धागा, जितना धागा यहाँ से यहाँ तक यूज हुआ, उसको स्ट्रेट करके आप स्केल पे रख करके आप वो इस धागे की लंबाई को माप लेंगे कि कितना इस धागे की लंबाई इस वक्र यूज हुई है, तो उससे पता चल जाएगा कि इस वक्र की लंबाई कितनी है। इस पूरे आपके टॉपिक में यही चीज बताई गई है, ठीक है। अब देखिए अगला, हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, हमारे चारों ओर किस किस तरह की गतिशील वस्तुएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं जो गतिशील लोग हैं। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपना, हाँ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। ये सारी चीजें गतिशील हैं। आपने एक सूची लंबी बना ली, अब आपको ये दिखाना है, बताना है कि कौन से गतिशील है, कौन से विराम में है, ठीक है। जाहिर सी बात है, गतिशील कौन हो सकते हैं, कौन विराम में, ये सब सजीव निर्जीव के टॉपिक में हम आपको अच्छे से बता चुके हैं कि रेलगाड़ी है, ठीक है, ये निर्जीव है, ये स्वचालित नहीं है, मतलब कहने का स्वचालित है लेकिन ये खुद से नहीं चलती। जैसे चिड़िया, जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी सजीव हैं, तो ये सब गतिशील हैं, ठीक है, एक तरह से। और जो इन्हें चलाया जाता है। अगर आप बात करेंगे गतिशील की, तो आपने देखा कि जो मनुष्य है वो गतिशील है, चिड़िया है वो गतिशील है, लेकिन रेलगाड़ी वगैरह है वो गतिशील तो हैं मगर उन्हें चलाना पड़ता है, ठीक है। अब चींटी की गति को ध्यान में रखिए, ये देखिए इस पेज पे चींटी की गति को, एक पेज लिया, पेज पर हमने जो है कुछ शक्कर डाल दिया। शक्कर डालने से क्या हुआ कि जो देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कागज पर रेंगती जाए। आपने क्या किया, यहाँ से देखिए कि कुछ चींटियाँ, ये जो पूरा क्रियाकलाप में जो दिया मैं आपको बता देती हूँ क्या है, कि कागज पर कुछ चींटियों को एकत्रित करने के लिए उस कागज पर शक्कर फैला दी और उस पर अब चींटियाँ गति करने लगी। तो
इसके बाद इन्होंने क्या किया कि चींटियां गति करने लगी, तो चींटियों की जो गति थी उसको कागज पर ऐसे करके, देखिए इन्होंने ये करके इंगित कर लिया है कि चींटियां, अब जैसे यहाँ पर चींटियां थी तो यहाँ पर पेंसिल का निशान दे दिया, फिर चींटियां इधर गई इस दिशा में तो यहाँ निशान दे दिया, फिर चींटी इधर गई तो यहाँ निशान दे दिया, और फिर जो शक्कर थी उसको हिलाकर नीचे गिरा दिया, तो सारी चींटियां हट गई। अब इन्होंने यहाँ पर ये चीज इंगित कर ली है कि जो चींटियां हैं वो इस दिशा में चींटियों ने गति की, तो पहले चींटी यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ, तो ये गतिशील है। ठीक है, ये चीज इन्होंने यहाँ पर बताई। अब देखिए गति के प्रकार। ठीक है, आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, किसी गिरते हुए पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा। ये सब एक तरह से सरल रेखीय गति है। देखिए दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। सरल रेखा मतलब एक सरल रेखीय गति का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड दौड़ना। ठीक है, 180 डिग्री के सेंस में जो गति होती है वो सरल रेखीय गति होती है। ठीक है, अब देखिए इन सभी उदाहरणों में हम ये देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। ये सारी गतियां कैसी हैं? सरल रेखीय। इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं ये जो प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिकल जो है उसको देखते हैं। एक पत्थर लीजिए, उसमें एक धागा बांध दीजिए, अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। जैसे आप क्या करते हैं, घर में छोटे बच्चे खेलते हैं, हम लोग ने बचपन में भी खेला है कि एक धागा लिया, धागे के एक सिरे पर पत्थर बांध दिया और उसे अपने हाथ के चारों ओर आपने घुमाया, तो आपने क्या देखा कि पत्थर वृत्तीय पथ के वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पे अनुदिश कर रहा है। ठीक है, चारों ओर अपने घुमाएंगे तो वो वृत्तीय पथ हो गया। ठीक है, इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है, मतलब आप जब घुमाते हैं तो आपके हाथ से उसकी दूरी समान घटती बढ़ती नहीं है। इस प्रकार की गति को हम वर्तुअल गति भी कहते हैं। यानी कि जब समान दूरी पर कोई चीज जब वृत्तीय पथ में गति करती है तो उसे हम वर्तुअल गति भी कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियां जो होती है, जो कि बिजली का पंखा देख रहे हैं, इसकी जो पंखुड़ियां हैं उस पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की कोई सुई की गति से वर्तुअल गति के उदाहरण। कहने का मतलब है जो बिजली का पंखा है ये भी वर्तुअल गति का उदाहरण है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो बिजली का पंखा है वो इस पॉइंट पे गति कर रहा है। ये तीनों जो इसकी पंखुड़ियां गति करती है तो इनकी जो यहाँ से जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, कम ज्यादा नहीं हो रही, तो ये वर्तुअल गति है। और जो इसकी ये जो गति हो रही है ये वृत्तीय पथ पर एक वृत्त के रूप में ये गति हो रही है, इसलिए इसे वृत्तीय गति भी कहेंगे। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब देखिए यदि हम पंखे की पंखुड़ियों और घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो गुणन करते समय भी पंखे और घड़ी के केंद्र से चिन्ह की दूरी समान रहे। जाहिर सी बात है, जब पंखुड़ियों की जो मतलब लंबाई उसमें छोटा बड़ा लंबाई कम ज्यादा नहीं हो रही है गुणन करते समय, तो आप कोई भी पॉइंट पर अंकित करके देखेंगे तो आपको गुणन की जो गति है वो एक समान समझ में आएगी। अब देखिए आगे बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कुछ समय के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं। इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति का मतलब होता है कि किसी भी गति को बार बार जब कोई वस्तु दोहराए तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। देखिए डोरी से बांधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने अभी थोड़ी देर पहले लेके अपने चारों ओर गोल गोल घुमाया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए और पत्थर की डोरी से लटकने दीजिए। अब उसको नीचे की ओर लटकाइए। यह एक लोलक है। देखिए ये जैसे घंटी देख रहे हैं, सेम यही आपको पोजीशन में पत्थर को लटकाना है। अब आप उसे जब वो हिलाएंगे तो वो पहले आप अपने सेंटर से थोड़ी दूर जाएगी, फिर सेंटर पे आएगी, फिर पीछे की ओर जाएगी, फिर सेंटर पे आएगी, फिर सेंटर से, जैसे कि ये घंटा है, घंटा जब हिलता है तो क्या करता है, घंटा पहले यहाँ से पीछे जाता है, फिर इधर आता है, फिर हो सकता है इधर जाए, फिर इधर आए, फिर इधर जा रहा है, फिर ये अपनी गति को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये आवर्ती गति हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। ये देखिए ढोलक जब हम बजाते हैं दोनों तरफ तो इसके अंदर जो झिल्लियां ढोलक के अंदर होती हैं वो कभी इधर से इधर जाती हैं, इधर से इधर जाती हैं, इधर से इधर जाएंगी, फिर रिपीट, मतलब अपनी गति को रिपीट कर रही हैं। ठीक है, इसमें भी ये होता है जब इसे तार को बार बार बजाते हैं तो पहले तार को हमने खींचा, अपनी
अपनी तरफ लाए, फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, जो तार यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये घंटा होता है, ये बार बार रिपीट होता है ना, ऐसे 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 बजता है, ये सारी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, ठीक है। आपने सिलाई मशीन भी इसी स्थिति में होती है, उसका पहिया भी वर्तुअल गति में होता है, यानी कि जब उसका पहिया, जो आपने देखा होगा जो सिलाई मशीन होती है, उसमें क्या होता है, जब सिलाई मशीन को चलाया जाता है तो सिलाई मशीन का जो पहिया होता है, जो पायदान होता है, उसका जो पहिया होता है, वो जैसे जैसे गति करता है, या मशीन के ऊपर का जो पहिया होता है, हत्था, हत्थे के पास, ठीक है, वो भी जैसे जब तक गति करेगा तब तक जो सिलाई मशीन की सुई होती है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहती है। तो ये भी एक आवर्ती गति का उदाहरण है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने काफी कुछ पढ़ा। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है, लुढ़कती है, घूर्णन करती है, गोल गोल घूमती जाती है, ठीक है। इस प्रकार गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। तो फ्रेंड्स आपने इस तरह से इस पूरे चैप्टर में कई सारी गतियों के बारे में पढ़ा कि कौन सी कैसी गति होती है, गुणन गति, एक सरल लोलक की गति, आवर्ती गति, ठीक है, वर्तुअल गति, ठीक है, ये सारी वृत्ति गति, इन सब गतियों के बारे में पढ़ा। मापन की जो प्राचीन प्रणाली थी और आधुनिक युग में अब किस किस तरह की प्रणालियों का यूज हो रहा है उसके बारे में भी पढ़ा। तो इस तरह से आपने गति के और मापन के कुछ जो उदाहरण आपने देखे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण, रुधिर मतलब रक्त का जो परिसंचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है। मैंने गति और उसके किसी भी वस्तु को मापने में यूज होने वाली मापन इकाइयों के बारे में आपको इस पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जाते जाते अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें एक एप्रिशिएशन मिलता है, जो एनर्जी मिलती है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।